नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 8 अगस्त और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी परीक्षार्थियों का इसका फायदा मिल सके। वो अभ्यर्थी जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर अगर वो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये करंट अफेयर्स निश्चित तौर पर बहुत ही फायदेमंद होगा। लेकिन साथ ही साथ में अगर वो किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन परीक्षा के लिए भी ये करंट अफेयर्स हमारा उपयोगी साबित होगा, बशर्ते आप हम पर विश्वास करके डेली मॉर्निंग में 8 AM पर करंट अफेयर्स देखना ना भूलें। ठीक, ये होगी छोटी सी बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीजें मैं आपको वीडियो के बीच में बताता रहता हूं, ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि क्वेश्चंस मैं बहुत ज्यादा नहीं कराता हूं। मैंने कई बार इसका जस्टिफिकेशन आप लोग को दिया है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराने का कोई लॉजिक रहता नहीं है। पुराने करंट अफेयर्स को मैं आपके वीडियो में जो है डाल दूं, कोई इसका लॉजिक नहीं है। लगभग सभी करंट अफेयर्स, सभी पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली जो आपके यूपी पीसीएस और जो आपके स्टेट पीसीएस होते हैं, उनके लिए ये इतना सफिशियंट रहता है। और जो एक्सप्लेनेशन रहता है, मैं फिर से इस बात को दोहरा दे रहा हूं कि क्वेश्चन के बाद जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें कई सारे जो है टॉपिक्स आपके ऑलरेडी मेंशन हो जाते हैं। तो क्वेश्चन 8 से 9 रहते हैं, लेकिन 8 से 9 क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बल्कि लगभग क्वेश्चन आपके 15 से 16 17 क्वेश्चन तक रहते हैं। इनफैक्ट इससे ज्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं स्टैटिक डायनामिक दोनों क्वेश्चन को डाल देता हूं और आपको टास्क भी देता रहता हूं। जितना मैं कहता हूं उतना बस आप कर लें। आप 20 दिन आप मेरी बातों पर विश्वास करके आप 20 दिन जो मैं कहता हूं उतना करिए, और 20 दिन के बाद आप स्वयं से देखेंगे कि आपके अंदर जो आपकी प्रोडक्टिविटी है आपकी स्टडी की, वो देखिएगा कि कितनी इनहांस होती है। बशर्ते 20 दिन आप उसको करके देखिए। ये मत देखिए कि यहां पर क्वेश्चंस कितने हैं, ये देखिए कि इन 7 से 8 9 क्वेश्चन जितने भी होते हैं, इन क्वेश्चन को करने के बाद आपके अंदर कितनी ज्यादा नॉलेज जो है इनहांस होती है। फिर आपको लगेगा कि यार इतना बहुत है अपने आप में, इतना डाइजेस्ट कर ले जाओगे ना भाई साहब, बहुत होगा, ठीक है। नहीं तो मोटी मोटी मैगजीन आती है, अगर प्रश्नों की संख्या बहुत चाहिए होगी तो 80 रुपए की, 90 रुपए की, 100 रुपए की मैगजीन आती है, आप ले लीजिए, पढ़िए उसको, ठीक है। लेकिन क्या आप उतना डाइजेस्ट कर पाएंगे? और अगर आप उतना पढ़ते हैं तो भी आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स क्यों गलत होते हैं? क्या कभी आपने इस पर विचार किया? क्या प्रश्नों की संख्या ज्यादा होने से क्या आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। आप कम पढ़िए, आप सॉलिड पढ़िए, आप जितना पढ़िए उतना सही करके आइए, ये होता है स्मार्ट तरीका, ठीक। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान दीजिए, एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बाकी जो हम लोग बिना देरी के आप सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेट ऑलरेडी हो चुका है। खैर, तो अच्छा हाँ, एक बात और कि जो वीडियो के अंत में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज उसका आप लोग आंसर ज्यादा से ज्यादा दिया करिए। मैं आपसे बार बार इस बात को रिपीट करता हूं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आज के सेशन पर और देखते हैं कि हमने पिछले दिवस में क्या कुछ किया था, यानी कि आज हम करते हैं लास्ट डे का रिवीजन। फटाफट देखिए, पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में कहां पर मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर रडार स्थापित किया जा रहा है? तो वो है लाहौल स्पीति में, आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन की वजह से समस्याएं सामने आ रही हैं, ठीक। चलिए, अच्छा एक बात और, एक दो लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या ये क्लास डेली आती है? बिल्कुल, आपको डेली मॉर्निंग में 8 AM पर यानी कि सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स क्लास मिल जाती है। साथ ही साथ में जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं आपकी पीसीएस की परीक्षा के लिए या आरओ की परीक्षा के लिए, वो भी आपको कराए जाते हैं। तो आप लोग सभी लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। वो आपके लिए क्या करेगा? बेनिफिशियल करेगा। जैसे कि भारत बांग्लादेश संबंध पर अभी क्या असर पड़ रहा है, जिस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं बांग्लादेश में, इनफैक्ट बदल चुकी हैं, ऐसे में भारत पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हमने आर्टिकल बनाया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा उसका। खासकर पीसीएस वाले अभ्यर्थी, यूपीएससी वाले अभ्यर्थी, उसको जरूर देखिएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया योजना की शुरुआत की गई है? तो झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। प्रतिमाह दरअसल 1000 रुपए जो है गरीब जो महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। अच्छी योजना है अपने आप में। नेक्स्ट है, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, 1 से लेकर के 7 अगस्त के मध्य मनाया जाता है। और कल हमने इसी प्रश्न के बीच में हमने आपसे सरोगेसी के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि दरअसल सरोगेसी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सरोगेसी जिसको हम लोग हिंदी में किराए की कोख बोलते हैं, तो हमने आपसे कहा था कि ये मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ में एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ने रेडी इसको कर लेना। अब कितने लोगों ने किया है ये आप जानते होंगे। जितने लोगों ने किया है, अगर किया होगा तो यकीन मानिएगा कि आप तैयारी की सही दिशा में हैं। और मेरी बात को सुन करके अगर आपने अनसुनी कर दिया होगा तो याद रखिएगा कि फिर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक। ध्यान से सुनने इस बात को।
आपको चीजें चुभे या गलत लगे सही लगे, मेरा काम है आपको समझाना। आप समझते हैं तो बेहतर है, नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे सरोगेसी के लिए बोला था कि आप रेडी कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को सुनते होंगे और उस पर काम करते होंगे। शिकायत का मौका मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, हर हाल में चाहिए। यह आप पर है कि आप इसको कैसे करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत द्वारा वियतनाम को कितना ऋण देने की घोषणा की गई है? तो $300 मिलियन। अभी आपको पता है कि वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर थे और वहां पर कई सारे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा हाल ही में भारत सरकार द्वारा गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो वो वियतनाम के साथ किया गया है। यह भी हमने आपको कल कराया था। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिमाह कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है? तो 5,000 रुपए की तक की प्रतिमाह उनको 2 सालों के लिए दरअसल छात्रवृत्ति दी जा रही है, ताकि जो युवा कलाकार हैं वो जो है मुख्य भूमिका में सामने उभरे और भारत का नाम रोशन करें। नेक्स्ट है, सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु है, ठीक है। नेक्स्ट है, हर घर तिरंगा अभियान के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस नियम में संशोधन किया था? तो दरअसल भारतीय ध्वज संहिता 2002 में दरअसल संशोधन किया गया था, यानी कि अब आप तिरंगा दरअसल अपने घर पर दिन और रात में लगा सकते हैं, यानी कि उसे फहरा सकते हैं, ठीक है। और चूंकि 15 अगस्त आने वाला है तो आप लोग ये काम जरूर करिएगा। देशभक्ति की भावना जब जागृत होती है तो आप जो है, जो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक जो तत्व दिए गए हैं आप उनके प्रति, या जो मूल्य कर्तव्य दिए गए हैं आप उनके प्रति जो है सजग होते हो, उनके प्रति आपकी निष्ठा बढ़ती है, संविधान में निष्ठा आपकी बढ़ती है, देश के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ती है और इससे समाज आगे बढ़ जाता है, आगे जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर। उसके पहले लास्ट डे हमने आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा था कि बताइए एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने होगा, यहां पर उसमें नहीं, उसने कर लीजिएगा, उसने, यदि उसने पूर्ण कर ली हो कितने वर्ष की आयु? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष? तो इसका राइट आंसर 21 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अच्छा, पंचायतों के बारे में हमने आपसे 2 दिन बोला था कि जो पंचायत का चैप्टर है दरअसल वो महत्वपूर्ण है। पंचायतों वाले चैप्टर में दरअसल जो 73 अमेंडमेंट एंड जो 74 अमेंडमेंट है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आप इसको प्लीज रेडी कर लीजिएगा। कौन कौन सा? 73 अमेंडमेंट, ठीक है, और इसके साथ साथ में जो 74 अमेंडमेंट है इसको आप लोग जो है रेडी कर लीजिएगा प्लीज, मेरी बात सुन करके। इसके अलावा ये हो गया, और जितनी महत्वपूर्ण समितियां हैं आपको उनको भी क्या करना है? रेडी कर लेना है। समितियों की अगर बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति से लेकर के अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, सिंघवी समिति, इन समितियों की अनुशंसाएं यानी कि रिकमेंडेशंस क्या क्या थी और ये किस किस वर्ष जो है स्थापित की गई थी, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। अब जो ये मैं बोल रहा हूं इसको सुनना नहीं है, इसको नोट कर लेना है कि आज इसको पढ़ना है, इसको ये टास्क है, मैंने कई दिन दिया है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, ये प्रश्न यहां से बहुत बार पूछाता है। हर वर्ष पंचायतों से एक प्रश्न आना डैम श्योर है। आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देख लीजिए, हो सकता है बाय फॉल्ट किसी वर्ष पंचायतों से एक प्रश्न ना आया हो, लेकिन जितने, चाहे वो आरओ की बात हो चाहे पीसीएस की बात हो, पंचायतों से एक ना एक प्रश्न हर हाल में आया ही आया है। खासकर जो मिलान वाला जो प्रश्न होता है वो आता है कि बताइए इनमें से जो समितियां जो होती हैं, समितियों के नाम लिख देगा और क्रम उनका पूछ लेगा कि कौन कौन से किस वर्ष आई हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजों को आपको क्या करना है? रेडी कर लेना है, और ये सब काम भाई साहब करते रहो प्लीज, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में फिर रोने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। सर पे हाथ रखोगे और कोसोगे आयोग को कि आयोग ने ऐसा कर दिया है। कोसना मत, अपने अंदर झांको कि क्या आप वो मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा नेपाल में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल कितने रुपए मंजूर किए गए हैं? अभी आपको पता है भारत जो है यानी कि नेपाल दरअसल भारत का पड़ोसी देश है, और भारत और नेपाल का संबंध दरअसल कई जगहों पर है, यानी कि सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापारिक कई रूपों में भारत का संबंध नेपाल के साथ है, मित्रवत रहा है। बीच में कुछ उठापटक होती रहती है, कब होती है? जैसे कि जब नेपाल में सरकार चीन के जो चहेते वाली सरकार अगर बनती है तो थोड़े कॉन्ट्रडिक्शन होता है, अन्यथा चीन और नेपाल में कभी ज्यादा कुछ खास बनती नहीं है, बीच में कुछ मामला बिगड़ जाता है, अलग बात है। नहीं तो भारत और जो नेपाल का संबंध है हमेशा कैसा रहा है? मित्रवत रहा है, ठीक है। पारिवारिक संबंध भी कह सकते हैं, इसके साथ साथ में सांस्कृतिक और अन्य जो है कारक भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अब आप बताइए फटाफट कि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल कितने रुपए मंजूर किए हैं भारत द्वारा? तो 5,000 करोड़, 4,000, 1,000, 200 करोड़।
ये हो जाएगा आपका भाई साहब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं भारत ने नेपाल के लिए। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग फटाफट। हाल ही में भारत द्वारा नेपाल में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, मंजूर किए गए हैं। और यह परियोजना दरअसल 669 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए लगाई जाएगी। राजधानी क्या है नेपाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो राजधानी इसकी काठमांडू है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बने हैं, केपी शर्मा ओली बने हैं, आपको पता होगा। करेंसी क्या है, नेपाली रुपया है। और नेपाल की यात्रा अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, बिना कोई ईजा वीजा के आप जो है जा सकते हैं नेपाल में, आराम से घूम घाम के आ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। जाया करो, कम से कम एक विदेश की यात्रा तो कर लो, नहीं तो सरकारी नौकरी के दम पे नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के दम पे कुछ होता नहीं है। हाँ, आप समाज में एक बेहतर काम करते हो उतना ठीक रहता है, लेकिन अगर आप सोचे तो नंबर 2 का पैसा कमाओ, जो कि करना नहीं है, करोगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो अभी नेपाल घूम सकते हो विदेश की यात्रा। ठीक है, चलो। करेंसी क्या है, नेपाली रुपया है। और सबसे बड़ी बात कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया, नेपाल बन गया। यह प्रश्न हमने आपको पहले कराया हुआ है। भारत के वह राज्य जो नेपाल की सीमा को साझा करते हैं, कौन कौन से वह राज्य हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार सीमाओं से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। ये सारे स्टेट क्या हैं, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसको भी आप लोग को क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। प्रश्न ऐसे ही भाई साहब पूछे जाते हैं, तो इसको निगलेक्ट मत करना, नोट करते हुए चलते जाना। ठीक है, पीडीएफ फाइल के लिए आपको पता होगा कि टेलीग्राम डिकोड एग्जाम का है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। डेली नाइट में 9 PM पे, अर्थात रात में 9 बजे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर बीमा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब आपदा आती है, आपदा के दौरान बीमा किया जाता है, यानी कि अगर आपको कुछ हानि होती है तो सरकार उस पर आपको क्या करेगी, मुआवजा देगी, आपको बीमा देगी। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। देखने पर तो हिमाचल प्रदेश लग रहा है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा आपका नागालैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो हाल ही में आपदा प्रबंधन पर बीमा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, नागालैंड। मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे, यह है आपका क्या, नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी कौन सी है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और कोहिमा कहां है, कोहिमा अगर मैप में देखेंगे तो यह है आपका कोहिमा। एक बात मैं बता दूं कि कई बार आपके, चूंकि आरू का एग्जाम फैक्चुअल होता है, तो वहां पर कई बार क्या होता है, राज्य जो होते हैं उनकी राजधानियां पूछ लेता है। तो जितने भी राज्य आपके पास हैं, यानी कि भारत में हैं, उन सभी राज्यों की जो है क्या, उनके राज्यों की आपको राजधानियों के साथ में वहां के मुख्यमंत्री का नाम, वहां के राज्यपाल का नाम, वहां की लोकसभा सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या। ठीक है, आसपास के पड़ोसी देश या राज्य और कौन कौन से, ये सारे के सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। प्लस उस राज्य में कौन कौन से झीलें हैं प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क, सेंचुरीज हैं, ये सारे के सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। और इसके लिए हमने आपको तरीका बताया था कि आप भारत का मैप जो है लगा लीजिए, बड़ा सा मैप अपने दीवार पे, और उस जगह पर जहां जहां पर कोई भी स्टेट हो, फॉर एग्जांपल ये मैप है आपका भारत का। ठीक है, और अलग अलग जो स्टेट दिए रहते हैं, उन्हीं स्टेट में आप पेंसिल से या पेन से छोटे छोटे चीजों में जो शॉर्ट इंफॉर्मेशन होती है उसको नोट डाउन करते रहिए। डेली मॉर्निंग में उठिए, एक बार सरसरी नजर से उसको देख लीजिए, या जब भी करंट अफेयर्स आप रेडी करिए, जो राज्य चर्चाओं में हो उस राज्य को पढ़ते जाइए। आपका देखेंगे 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर आपको हर स्टेट के बारे में धूमधाम से जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी। ये क्या है, तरीका है भाई साहब। ठीक है, इसको कर लेना, नहीं किए होगे तो। चलिए नेपाल के बारे में कुछ एक चीजें और देखते हैं हम लोग, सॉरी काठमांडू के बारे में, नागालैंड के बारे में। ठीक है, तो नागालैंड को आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, नागालैंड है। और नागालैंड के आसपास देखिए कौन कौन से राज्य हैं, ये देखिए मणिपुर है आपका, असम है आपका, इधर अरुणाचल प्रदेश है। और अगर देश की बात करें तो इधर बगल में क्या है, म्यांमार है आपका, और फिर जो है बाकी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग जरा देख लीजिएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा इसके बारे में, नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, ये हमने आपको बताया। मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो। राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है, ला गणेशन। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 1 है। मैंने कई बार कहा है कि लोकसभा सीटों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। लोकसभा का नंबर क्या होता है, मैंने 18वीं, नोट कर लेना, इसको फैक्चुअल डेटा है, याद आएगा आपके एग्जाम में, याद रहेगा ये। ठीक है, और ये प्रश्न भी बन सकता है कि इस वर्ष 2024 में लोकसभा का कौन सा चुनाव हुआ था, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव था।
नेक्स्ट है बागवानी में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन करने वाले, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर लीजिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में नागालैंड को प्रथम स्थान मिला है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाल ही में मोर अभ्यारण्य की घोषणा कहां पर की गई है? 4 स्टेट दिए गए हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर आप लोग फटाफट बताइए। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो शायद आपको इसका उत्तर पता होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्नाटक, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक में मोर अभ्यारण्य की घोषणा की गई है। और अगर कर्नाटक के बारे में हम लोग कुछ एक फैक्ट को देखते हैं तो दरअसल कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया हैं। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 28 है। ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब? इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। और ये है आपका मैप, आप लोग देख ही पा रहे होंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने आरक्षण के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन हेतु इस्तीफा दे दिया? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसमें बहुत जबरदस्त चर्चाओं में है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जो है उथल पुथल का जैसा माहौल है। किसको लेकर के? बांग्लादेश को लेकर के। तो फिर इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन थी? शेख हसीना थी, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देकर के किस देश की शरण में है? भारत की शरण में है। और एक क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मजेदार बात यह है कि इस पर हमने आर्टिकल पहले भी बनाया था तीस्ता नदी जल विवाद को लेकर के, और इस पर ऑलरेडी आज भी एक आर्टिकल बना दिया गया है जो है आप लोगों ने सॉरी कल ही बना दिया गया था। आप लोगों को शायद वो वीडियो मिल गया होगा, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। आपके मींस पीसीएस मेंस और यूपीसी मेंस के लिए या अदर स्टेट मेंस के लिए वो आर्टिकल आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज आप उस आर्टिकल को देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम लोग देखते हैं फटाफट। तो हाल ही में बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन हेतु बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। आपको पता होगा आरक्षण के खिलाफ जो है वहां पर प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि ये प्रमुख कारण नहीं है, इसके पीछे कई अन्य प्रमुख कारक हैं, लेकिन दरअसल संज्ञा इसी की दे दी गई है, ठीक है। अब वो कौन कौन से मामले हैं हमने आर्टिकल में डिस्कस किए हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन नॉर्मली हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो वहां पे जो 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी थे या स्वतंत्रता में जो भाग लेने वाले जो लोग थे उनको दरअसल आरक्षण बढ़ा दिया गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में चीजें वहां पर हो रही थी, ठीक है। तो शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कब बनी है? 1996 में बनी है। यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लगातार 15 सालों से जो है बीच में कुछ उठापटक हुई थी, लेकिन वो लगातार एक लंबे अरसे से जो है वहां की प्रधानमंत्री बनी थी, मतलब थी, उनका कार्यकाल चल रहा था। तो हाल ही में शेख हसीना के द्वारा भारत की यात्रा के दौरान और कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए थे, लेकिन चूंकि इस ऐसी स्थिति बन गई बांग्लादेश में कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। तो आपको बता दूं मैं कि कई सारे मुद्दे जो भारत के साथ बांग्लादेश में किए गए थे वो दरअसल अभी दिक्कत में रहेंगे, अर्थात उन पर जो है काम नहीं चल पाएगा। और निश्चित तौर पर भारत बांग्लादेश संबंधों के साथ साथ अन्य देशों पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। और भारत जो अपनी सीमाएं साझा करता है अलग अलग देशों के साथ, वहां पर भी संकट रहेगा। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, हमने इस पर डिस्कशन दरअसल आर्टिकल में किया है, आप लोग डिटेल्स में वहां पर इसको देख सकते हैं। हमने जस्ट आपको शॉर्ट फॉर्म में यहां पे बता दिया है, ठीक है। कुछ एक फैक्ट है तो बांग्लादेश के बारे में, इसकी राजधानी क्या है? ढाका है। करेंसी क्या है? इसकी टका होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन है, ये ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक का मुख्यालय भी ढाका में है आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के साथ सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जो देश है वो आपका बांग्लादेश है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, तुरंत इसको फैक्चुअल डेटा है ये, इसको टिक लगा लीजिएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। अगर स्टेट की बात करें तो जो स्टेट क्या है? पश्चिम बंगाल आपका, ठीक है। देखो भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन साझा करता है? बांग्लादेश। जबकि अगर हम भारत में स्टेट के बारे में बात करें तो भारत में जो पश्चिम बंगाल है वो पश्चिम बंगाल आपका बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। दो फैक्ट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो वो है आपका बांग्लादेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये भी आपके लिए क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको भी आप लोग क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है? यानी कि सभी फसलों, जो जितने भी फसल होंगे वो एमएसपी पर दरअसल लिए जाएंगे। वो कौन सा ऐसा राज्य है? और हरियाणा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा। आपको पता है कि एमएसपी को लेकर के कई बार राजस्थान और हरियाणा जैसे, पंजाब जैसे राज्यों में क्या होता है, बवाल, यानी कि वहां पर जो है प्रदर्शन होते रहते हैं। हरियाणा सरकार ने एक लंबी एक अच्छी चाल चली है, देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि आपको पता होगा कि दरअसल हरियाणा में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, किसके? विधानसभा चुनाव के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तो पॉइंट वही है कि हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी पर जो है उसको खरीदा जाएगा। अच्छी पहले किसानों के लिए अच्छी बात है, लेकिन एक तरीके से ये कहीं ना कहीं क्या है, राजनीतिक कारण भी इसमें कहा जा सकता है। लेकिन ठीक है, किसी कारणवश सरकार करती है फैसला, लेकिन करती है, चलो ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? क्या घोषित किया गया है? ट्रैक ऑफ द ईयर। कौन सा प्लेस है उत्तराखंड का? ऑप्शन नंबर ए शिमला पास और सरुताल बुग्याल, या फिर आजादी नेशनल पार्क, या फिर मनसा देवी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिमला पास और सरुताल पर्यटन विभाग की तरफ से दरअसल इसको मंजूरी प्रदान की गई है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में दरअसल पर्यटन विभाग के द्वारा यहां पर कैंप भी लगाए गए हैं और कई सारी चीजें भी यहां पर की जा रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड में शिमला पास, ठीक नाम याद रखिएगा, और सरुताल बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिमला पास धारचूला तहसील के अंतर्गत आने वाली व्यास और दारमा घाटी को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो ये फैक्ट भी, ये वाला लास्ट वाला आपको क्या करना है, याद कर लेना। ठीक है, चलिए बाकी उत्तराखंड के बारे में आप लोगों को आगे डिटेल्स में सारी चीजें पता होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ये प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान कौन सा है? या फिर यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर अमेरिका की कंपनी कौन सी है? वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट अक्सर चर्चाओं में रहती है। तो वॉलमार्ट लगातार 11 वर्षों से प्रथम स्थान पर है। लेकिन भारत में दरअसल जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 86। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। आइए हम लोग और देखते हैं कि भारत में और कंपनियों को कौन कौन सा रैंक दिया गया है। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 86वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 स्थानों की छलांग लगाते हुए 86वें स्थान पर क्या है, पहुंच गया है। इसके अलावा वर्ष 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज 155वें स्थान पर थी। ठीक है, इसने काफी अच्छी प्रगति की है। इसके अलावा इस सूची में अमेरिका की वॉलमार्ट लगातार 11वें वर्ष सूची में प्रथम स्थान पर है। तो ये फैक्ट भी आपसे क्या हो सकता है, पूछ सकता है कि बताइए फॉर्च्यून जो ग्लोबल जो रिपोर्ट आई है अभी, ठीक है 500 वाली, इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री कौन सी कंपनी है? तो आपको बताना है वॉलमार्ट है। और वॉलमार्ट कहां की है? अमेरिका की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। LIC का स्थान, ठीक है, ये किस स्थान पर? तो ये 95वें स्थान पर है, याद रखिएगा। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 116वें स्थान पर है। SBI 178वें स्थान पर है। जबकि ONGC कितने स्थान पर है? 180वें स्थान पर है। ये भी सारे फैक्ट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, हो सकता है SBI वाला आपसे पूछ ले, ठीक है, या LIC एक कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में सिद्धू मुर्मू की पुण्यतिथि मनाई गई है, उनका संबंध किससे है? ठीक है, ये आपका कोरिलेट कर रहा है ये किसके साथ? स्टैटिक पोर्शन के साथ में। तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे, इतिहासकार थे, वैज्ञानिक थे, या इनमें से कोई नहीं? तो दरअसल सिद्धू मुर्मू जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। कहां के थे, कैसे थे, हम लोग इसको भी व्याख्या में देखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो हाल ही में सिद्धू मुर्मू की पुण्यतिथि मनाई गई। वह भारत के स्वतंत्रता क्या थे, सेनानी थे। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू आपस में क्या थे, भाई थे, और संथाल जनजाति के क्या थे, प्रमुख नेताओं में से एक थे। इसके अलावा संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 टू 1856, यानी कि 1855-56 के दौरान जो है में इन दोनों भाइयों का क्या था,
प्रमुख योगदान था, यानी कि जो संथाल विद्रोह आप लोग पढ़ते हैं, जहां से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, या फिर संथाल विद्रोह किस वर्ष लड़ा गया, किस वर्ष उसकी क्रांति उठी। तो ये आपको याद रखना है 1855 टू 56, ठीक है, संथाल विद्रोह। इन दोनों भाइयों के बलिदान को याद करने के लिए झारखंड सरकार क्या करती है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष 30 जून को हूल दिवस भी मनाती है। और ये हूल दिवस कब मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है। ये प्रश्न भी हमने आपको एग्जाम में कराया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। ये हो गया आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर दरअसल आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। मुझे उम्मीद है कि संख्या धीरे धीरे प्रतिदिन और बढ़ेगी और आप लोग इसका उत्तर जरूर देंगे। तो आपको बताना है कि सांची स्तूप स्थित है, कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में। बताइए आप लोग फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर देंगे। नहीं आता होगा, गूगल पे तुरंत वॉइस से जो है आप लोग उसको क्या करिए, सर्च करिए और देखिए कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न क्या है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या प्रमुख कारण थे, समझाइए। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये जो आपका मौर्य साम्राज्य है, दरअसल एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है। किसका टॉपिक है, एंशिएंट हिस्ट्री का। और यहां से आपके प्री में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एंशिएंट में, और ये मौर्य साम्राज्य आपके मुख्य परीक्षा में भी है। ठीक है, पूछ सकता है आपसे कि बताइए क्या प्रमुख कारण थे इसके। ठीक है, इसको हटा दीजिए। इसको आप प्री के पॉइंट ऑफ रेडी करिए, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, हटाइए इसको, क्योंकि बेसिकली क्या है आपका जो टॉपिक है वो क्या है, मेंस में एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है। ठीक, आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, वहां पर घुमा फिरा के पूछ सकता है, अलग बात है, लेकिन वैसे पूछेगा नहीं। मौर्य साम्राज्य से आर्ट एंड कल्चर में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आप लोग अगर तैयार कीजिएगा मौर्य साम्राज्य को, तो आपको तैयार करना है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में क्या क्या थे, ठीक है, उसमें पतन के कारणों में कुछ कुछ चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, अलग चीज है, लेकिन इसमें आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेडी करना है कि मौर्य साम्राज्य के क्या प्रमुख कारण थे पतन के। तो पतन के क्या क्या कारण थे, ये आपको सारे फैक्ट रेडी करने हैं, क्योंकि कूट के फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो कई सारे फैक्ट आपके सामने दे देगा, फिर आपको पता होना चाहिए। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी पूछेगा प्रश्न तो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से ही पूछेगा। ठीक है, चलिए, ये था आपका कुछ प्रश्न जो आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। कल हमने सरोगेसी के लिए आपको प्रश्न दिया था, एसए के लिए भी, मेंस के लिए भी। अगर नहीं लिखा होगा तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उसको आप लोग देख लीजिएगा। कल हम सरोगेसी पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई आपके क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, हर के अच्छे बुरे खराब जो भी कमेंट्स होते हैं सभी कमेंट्स में आपके देखता हूं। इसलिए अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।